Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to read the NCERT of Body Fluids and Circulation, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए साथ के साथ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से जो है आप क्या समझते हैं? बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या आ जाते हैं? इट कंटेन्स लिम्फ और दूसरा ब्लड। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ब्लड होता है, दैट इज अ मेन फ्लूइड जो कि सर्कुलेशन में जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ऑल द लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं सबको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और साथ के साथ अदर एसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, the waste or the harmful substances that we produce to be removed continuously from the healthy functioning of the tissue। जैसे कि लिविंग सेल को हमेशा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से जो भी वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस है, जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी सेल प्रोड्यूस करती है, उन सब का भी रिमूव होना कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक हेल्दी फंक्शनिंग चल सके किसी भी टिश्यू की या सेल की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव अ एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, इसीलिए एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये मूवमेंट का जो सब्सटेंस है, मतलब ये जो सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर हो सके या सेल के बाहर हो सके। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। उसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स ने अलग अलग मैकेनिज्म या अलग अलग मेथड जो है इवॉल्व कर लिए हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस एंड सीलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल एक्सचेंज दो सब्सटेंस। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो स्पंजेस और सीलेंट्रेटा होते हैं, वो वाटर को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग, बाहर से, सराउंडिंग से, बाय देयर बॉडी कैविटी, और एक्सचेंज करते हैं दी सब्सटेंसेस। उसी तरीके से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो एक स्पेशल फ्लूइड यूज़ करते हैं ताकि जो ट्रांसपोर्ट है हो सके। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लड, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर दिस पर्पस। उसी तरीके से एक और बॉडी फ्लूइड है जिसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ लिम्फ, जो कि यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। इन दिस चैप्टर इन सब के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लड की, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट ब्लड। तो ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्लड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा सा फ्लूइड होता है जो कि नियरली 55% प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 55% प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो कितना होता है? दैट इज 55%। ठीक है, दैट इज अ 55% प्रेजेंट होता है। इस 55% के बाद अगर हम बात करें, अगर इस 55% की बात करें तो इस 55% का 90 से 92% क्या होता है? दैट इज़ अ वाटर। 90 to 90% जो है पानी है, 55% का 90 से 92% पानी है। और प्रोटीन कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 से 8%। इस पे बहुत बार नीट के क्वेश्चन आए हैं, प्लीज़ इसे हाईलाइट कर लीजिए, दैट इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड, 55% ऑफ द ब्लड एंड 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज अ वाटर, जिसमें से प्रोटीन जो होते हैं 6 से 8% होते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? दे आर फिब्रिनोजेन, ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन।
ये 3 जो है मेजर प्रोटीन है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने लिखाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिब्रिनोजेन का काम क्या होता है, फिब्रिनोजेन जो हो गए और इसके साथ प्रोथ्रोम्बिन हो गया, दोनों का काम क्या होता है, क्लॉटिंग करना या ब्लड कोगुलेशन करना, ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड के थक्के बनाना, ब्लड को मतलब ब्लड को रोकना, ब्लीडिंग स्टॉप करना, उसे हम क्लॉटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबिन की, तो ग्लोबिन का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबिन का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबिन जो होता है 3 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। ये गामा वाला जो है यही डिफेंस मैकेनिज्म करता है, वेयर एज अल्फा और बीटा क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लाज्मा कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, प्लाज्मा के पास कुछ छोटे अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से एल्ब्यूमिन जो होता है वो भी ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। प्लाज्मा के पास कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर ऑलवेज इन अ ट्रांजिट इन द बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन अ इनएक्टिव फॉर्म। तो जो भी फैक्टर्स फिब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन ये सब जो प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते तो उस कंडीशन को हम सीरम कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, दे आर अबाउट 45%। कितने होते हैं, 45%। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, ठीक है, इन्हीं को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। ब्लड का कितना हिस्सा लेते हैं, 45% हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इरिथ्रोसाइट की, जिसे हम आरबीसी कहते हैं या रेड ब्लड सेल कहते हैं, हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट है। नेक्स्ट अगर एक हेल्दी अडल्ट की बात करें तो एवरेज में 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी जो है मीटर क्यूब हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, 5 से 5.5 मिलियन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरबीसी जो होती है दैट इज फॉर्म्ड इन अ रेड बोन मैरो इन द अडल्ट्स। तो जो आरबीसी होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, लॉन्ग बोन्स में यहाँ पर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन मैरो। और यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी। आरबीसी यहीं बनता है, इसी रेड बोन मैरो में बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीसी की, सो दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आरबीसी की शेप कैसी है, दैट दे आर बाइकनकेव और राउंड इन शेप। इनके पास रेड कलर का एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी वजह से एक हेल्दी हीमोग्लोबिन का जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 12 से 16 ग्राम प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आरबीसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रेस्पिरेटरी गैसेस, बिकॉज रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, आरबीसी। क्योंकि आरबीसी के पास एक प्रोटीन आरबीसी के पास एक पिगमेंट प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके साथ जो भी गैस का ट्रांसपोर्ट कराना है वो उससे बाउंड हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन बाउंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड होकर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना लेती है। आरबीसी की अगर एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो सिर्फ 120 दिन है, जिसके बाद आरबीसी जो है डिस्ट्रॉयड हो जाती है। कहाँ पर, स्प्लीन में। और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं, दैट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं, दैट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की, ठीक है। फटाफट से अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की, ठीक है, लेट्स सी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को क्या कहते हैं, दैट दे आर नॉन एज व्हाइट ब्लड सेल्स।
कलरलेस होती है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन जो है नहीं होता, लेकिन ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका नंबर कितना होता है 6000 से 8000। ल्यूकोसाइट जो होती है दे आर शॉर्टली लिव्ड, ठीक है। ल्यूकोसाइट जो होती है दो तरीके की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। मतलब एक के पास ग्रेन्यूल्स जो है प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स जिनके पास प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, जिनके पास नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। वेयर एज लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या हो गए, ये दोनों के दोनों हो गए ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो वो हो जाएंगे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। वेयर एज लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है अलग अलग होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, दैट इज अ नेवर लेट ईट बनानास, ठीक है। एन से हो गया न्यूट्रोसाइट, सॉरी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, फिर आएगा सॉरी नेवर लेट मंकी ईट बनानास, मंकी, मोनोसाइट, ईट बनानास, ई से हो गया इओसिनोफिल और बी से हो गया बेसोफिल, ठीक है। मतलब ईट बनाना, बंदर को कभी भी बनाना मत खाने दो, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 से 65%, लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%, मोनोसाइट जो होते हैं वो होते हैं 6 से 8%, इस्नोफिल होते हैं 2 से 3% और बेसोफिल होते हैं 0.5 से 1%। याद करने का तरीका, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं और सबसे कम बेसोफिल्स होते हैं। नेवर लेट मंकी ईट्स बनाना, ठीक है। दिस इज जस्ट अ निमोनिक सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दैट दे आर मोस्ट अबंडेंट WBC 60 से 65%। WBC जो बेसोफिल्स जो होते हैं सबसे कम होते हैं 0.1 से 0.5 से 1%। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों के दोनों क्या होते हैं, दे आर फैगोसाइटिक सेल्स। कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या फॉरेन पार्टिकल्स है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो एक को माइक्रो पुलिसमैन और एक को मैक्रो पुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि ये भगाने का काम कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं दैट दे सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन जो होता है दैट इज योर एंटीकोगुलेंट, ठीक है। हिस्टामिन जो हो गया दैट इज योर वेसोडाइलेशन और सेरोटोनिन जो हो गया दैट इज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन इन्फेंट्री इरेक्शन। इओसिनोफिल की बात करें तो इनका काम होता है रेजिस्ट इन्फेक्शन करना एंड दे आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो whenever देयर इज अ एलर्जी, जब कभी भी एलर्जी हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हिस्टामिन बढ़ जाता है, उस टाइम पे इओसिनोफिल जो होती हैं वो सिक्रीट करते हैं एंटी हिस्टामिन सब्सटेंसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की तो ये बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, दोनों के दोनों लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्सिबल के लिए। किसके लिए होते हैं, इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है प्लाज्मा बी सेल, एक होता है मेमोरी बी सेल। ये सब मैंने डिटेल लेक्चर में आपको लिखा दिया है। नेक्स्ट टी सेल्स जो होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। दैट इज अ किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। प्लाज्मा बी सेल जो होता है इसका काम होता है एंटीबॉडीज सिक्रीट करना, सिक्रीट एंटीबॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर आ जाओ, मैंने आपको बताया ये सारा का सारा जितना भी स्ट्रक्चर है, ये जो न्यूट्रोफिल WBC जितने भी बने हैं ये सारे के सारे या आपके ए ग्रैन्युलोसाइट या
ग्रैन्युलोसाइट, ये सब के सब कहाँ बनेंगे? दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। विच बोन मैरो? फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। कहाँ बनेंगे सारे के सारे? सब के सब रेड बोन मैरो में बनेंगे, चाहे ए ग्रैन्युलोसाइट हो चाहे ग्रैन्युलोसाइट हो। उस तरीके से अगर हम बात करें तो जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मतलब मैंने बता दिया कि आरबीसी जो है लंबी लंबी बोन्स में कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे जो स्टेम सेल्स होती हैं, ये स्टेम सेल्स आरबीसी भी बनाती हैं, डब्ल्यूबीसी भी बनाती हैं और प्लेटलेट्स भी बनाती हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें जब छोटी स्टेज है, जब अर्ली एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियो के टाइम पे आरबीसी कौन बनाता है? यॉर्क सैक। थोड़े टाइम बाद कौन बनाएगा? लीवर, स्प्लीन, और एडल्ट में बनाएगा रेड बोन मैरो। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी की आपको शेप जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत घिचड़ पिचड़ एनसीईआरटी में बन जाती है, लेकिन अच्छे से लिखना होता है बेटा। राउंड एंड बाइकनकेव। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्नोफिल में, ये स्नोफिल में आपको ये हेडफोन शेप देखने को मिलती है, हेडफोन शेप। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसोफिल की, तो बेसोफिल में आपको एस शेप देखने को मिलेगी, लिख लो इसको। न्यूट्रोफिल में आपको 3 से 4 मल्टीलोब देखने को मिलेंगे। ठीक है, दैट इज अ मल्टीलोब न्यूक्लियस, मल्टीलोब न्यूक्लियस, जिसलिए इसे PMLNL कहते हैं। दैट इज अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट। ठीक है, यह आपको कहाँ मिलेगा? ह्यूमन हेल्थ डिजीज में लिखा हुआ। मोनोसाइट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ किडनी शेप और हॉर्सशू शेप। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कैसे होते हैं? दैट दे आर राउंड न्यूक्लियर। ठीक है। न्यूट्रोफिल को और क्या कहते हैं? PMLN, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटलेट? प्लेटलेट को हम और क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट या सेल फ्रेगमेंट्स, जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, दैट दे आर प्रोड्यूसेस बाय फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड सेल, दे आर प्रेजेंट इन बोन मैरो, जिसे हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट से जो है ये प्रोड्यूस हुए हैं। कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। ब्लड जो है उसके पास 1 लाख से लेके 3 लाख तक प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर प्रेजेंट होती है। प्लेटलेट जो होती है अलग अलग तरीके का सब्सटेंस रिलीज करती है, जो कि हेल्प करता है कोगुलेशन में और क्लॉटिंग में। ठीक है, अगर प्लेटलेट का नंबर जो है कम हो जाता है तो कैन लीड टू अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो है एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट के अंदर क्या भरा होता है? प्लेटलेट्स आर फिल्ड विथ थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या भरा होता है? आर फिल्ड विथ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंट है, फिर प्लेटलेट्स, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल, फिर लास्ट में बेसोफिल। नेवर लेट मंकी ईट बनानास। ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप। फटाफट ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है, जिसमें हमें 2 ग्रुपिंग पढ़नी है, एक एबीओ ग्रुपिंग पढ़नी है और एक आरएच ग्रुपिंग पढ़नी है। एबीओ ग्रुपिंग की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। ठीक है, एंटीजन क्या होते हैं? वो केमिकल जो इंड्यूस करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, ऑन द आरबीसी ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है? वो प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन एक तरीके का केमिकल होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा। एंटीबॉडी एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि कब प्रोड्यूस होगी? दैट इज प्रोड्यूस रिगार्डिंग द एंटीजन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
any blood cannot be used. The blood of the donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problems like clumping. क्लम्पिंग को अवॉइड करने के लिए अगर मिसमैच हो जाता है, बाई चांस एक दूसरे का किसी में भी चढ़ा दिया तो क्लम्पिंग हो जाएगी. क्लम्पिंग क्या होता है? दैट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. ठीक है, तो हम क्या चेक करते हैं? हमेशा हम डोनर का क्या चेक करते हैं और रेसिपिएंट का क्या चेक करते हैं. तो डोनर का जो है हम एंटीजन देखेंगे और रेसिपिएंट के हमेशा हम एंटीबॉडी देखेंगे. ब्लड ग्रुप ए बी ABO है, एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी अपोजिट होगी. क्यों? बी एंटीबॉडी होगी, मतलब बी वाले को नहीं एंटर होने देगी. ठीक है, ए वाला एंटर हो सकता है, ओ एंटर हो सकता है. सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी ए होगी. अगर दोनों ब्लड एंटीजन है ए बी तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी. और अगर एंटीजन कोई भी नहीं है तो दोनों तरीके की एंटीबॉडी होगी. अगर आप ऊपर वाला देखें तो ऊपर वाले से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ओ ब्लड ग्रुप है दैट इज अ यूनिवर्सल डोनर, वेयर एज ए बी ग्रुप जो है वो क्या है? दैट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट. नेक्स्ट अगर हम बात करें RH ग्रुपिंग की, तो ये अनदर एंटीजन है RH एंटीजन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन अ रीसस मंकी. वहाँ से देखा गया उनके सरफेस ऑफ आरबीसी से, और ज़्यादातर 80% केसेस के ह्यूमंस के केसेस में RH पॉजिटिव होता है, मतलब एंटीजन प्रेजेंट होता है, RH वाला एंटीजन होता है. और अगर एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? RH नेगेटिव. पॉजिटिव है तो ये हो गया A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, मतलब RH एंटीजन अगर है. सिमिलरली नेगेटिव है तो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव. ठीक है, आप इसी से एक स्टडी करनी है हमें. ठीक है, आप इसी से एक स्टडी करनी है. जस्ट आप एक चीज देखो, ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है. किसका ब्लड किसे दे सकते हो? किसका ब्लड जो है किसे दे सकते हो? अगर ध्यान दो, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को इजीली ब्लड चला जाएगा. अगर ये पॉजिटिव है और रेसिपिएंट पे नेगेटिव है तो भी इजीली चला जाएगा. सिमिलरली अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इजीली चला जाएगा. RH पॉजिटिव की बात करूँ बेटा, RH के रिगार्डिंग बात. RH अगर नेगेटिव है और रेसिपिएंट वाला भी नेगेटिव है तो इजीली चला जाएगा. लेकिन अगर RH नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव है और रेसिपिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी चला जाएगा. इन चारों केस में से मैंने गलत क्या पढ़ा वो बताओ. अगर डोनर पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है और रेसिपिएंट जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेगा. क्यों? रेसिपिएंट के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं ना, डोनर वाले के पास है. तो अगर डोनर वाले के पास है और वो रेसिपिएंट को देगा तो उसके पास तो कोई नई चीज़ आ रही है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ तो डोनर के पास है ही नहीं, हमारे पास है तो बना रहने दो, उसके पास तो नहीं है ना, तो हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं आ रही है. जब कोई नई चीज़ आ रही है तो वो दैट केस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. तो कभी भी RH पॉजिटिव जो है वो ब्लड RH नेगेटिव को नहीं दे सकता. उसी के रिगार्डिंग एक डिजीज प्रेजेंट है, दैट इज अ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. कौन सी डिजीज प्रेजेंट है? दैट इज अ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. अगर आप इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की बात करें, ठीक है, तो एक नेगेटिव पर्सन है, अगर वो पॉजिटिव पर्सन के साथ एक्सपोज होता है तो एक स्पेसिफिक तरीके की एंटीबॉडी बन जाएगी अगेंस्ट द RH एंटीजन. हाँ, अगर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो एंटी RH एंटीबॉडी बनने लग जाएगी. ठीक है, RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन. तो ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उस टाइम पे RH ग्रुप भी मैच होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरीके की एक नेगेटिविटी हमने देखी है कि अगर प्रेग्नेंट मदर है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और बच्चे का, फीटस का जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. लेकिन कब? RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ मदर. ठीक है, इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा. तो पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो RH एंटीजन फीटस के अंदर पॉजिटिव वाला प्रेजेंट है वो मम्मी वाले से मिक्स नहीं होगा.
क्योंकि दोनों की दोनों बॉडी अलग जो है दैट इज अलग थ्रू अ प्लेसेंटा। लेकिन जब डिलीवरी हुई, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब पहला बच्चा पैदा हुआ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैटरनल ब्लड जो है उसके पास थोड़ा सा RH पॉजिटिव ब्लड आ जाए। ठीक है, मदर का ब्लड RH नेगेटिव था, बच्चे का RH पॉजिटिव था। डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है बच्चे वाला ब्लड पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास आ जाए। तो नेगेटिव के पास तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव के पास कुछ है नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही पॉजिटिव कुछ आने लगेगा, क्योंकि कोई एंटीजन है ना, वो कोई एंटीजन आएगा तो मदर की बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेगी, ये कह के कि ये उसका तो है नहीं। ठीक है, सो अगर ऐसा होता है, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, तो मदर ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगी, क्योंकि मदर के अंदर तो RH प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा इन दिस केस, अगर ये प्रेगनेंसी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी रहती है, मतलब दोबारा प्रेगनेंसी होती है, सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे भी बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मदर के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में एक्सपोज हुआ था, तो मदर ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। ठीक है, जब दोबारा प्रेगनेंसी, वही वाला बच्चा दोबारा पैदा हुआ, RH पॉजिटिव वाला बच्चा जो है दोबारा होगा, तो वो देखेगा भाई कि उसके पास मदर की बॉडी में तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो वो मदर की एंटीबॉडी क्या है, उस बच्चे को हार्म करने लगेगी। तो RH एंटीबॉडी जो है मदर की, ठीक है, वो कहाँ हो जाएगी, वो लीक कर जाएगी ब्लड से लीक कर जाएगी थ्रू द प्लेसेंटा, क्योंकि एंटीबॉडी जो है लीक कर जाएगी टू द फीटस के पास जाएगी और फीटल की RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेगी, क्योंकि उसको लगेगा कोई नई चीज़ आ गई, और उसके पास उसने तो पहली एंटीबॉडी बना ली। कब बना ली थी, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। सो दिस कुड बी फेटल टू द चाइल्ड और द फीटस, ये फीटस के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। फीटस को सेवियर अनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है, इसी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पे इसको अवॉइड करने के लिए हम पहले से ही क्या कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं anti-RH एंटीबॉडी पहले से ही एडमिनिस्ट्रेट कर दो मदर को इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स पे आफ्टर डिलीवरी ये जो इंजेक्शन है दे दिया जाता है, दैट इज अ IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, जिसका नाम होता है रोगम, जो इंजेक्ट कर दिया जाता है इन द मदर बॉडी, जिसके अंदर क्या होता है, पहले से ही प्रिपेयर्ड anti-RH एंटीबॉडी होती है। ठीक है, anti-RH एंटीबॉडी होती है। इतना क्लियर है। अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया, फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर मदर RH नेगेटिव है तो फीटस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों केसेस में पहली प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन दोबारा से जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो अब फीटस पॉजिटिव होगा तो जानलेवा होगा, नेगेटिव है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मदर भी नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। लेट अस टॉक अबाउट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वाउंड डज नॉट बी कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता हाथ काट लिया और वो लगातार 2-3 घंटे तक उससे ब्लीडिंग हो रही है। यूजली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद जो है ब्लड रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के पास कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। ये मैकेनिज्म जो होता है ये प्रिवेंट करता है कि ब्लड से एक्सेसिव लॉस ना हो, बॉडी से जो है ब्लड का एक्सेसिव लॉस ना हो। ठीक है, ये मैकेनिज्म किस लिए हेल्पफुल है, ये प्रिवेंट करता है कि हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड ना निकले। इस वजह से ब्लड के पास ये कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर वाला जो मैकेनिज्म है पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। एक आपने डार्क रेडिश ब्राउन कलर के स्कम देखा होगा, जिसे हम क्लॉट भी कहते हैं या कोगुलम भी कहते हैं। दिस इज अ क्लॉट या कोगुलम, खून का थक्का। ठीक है, जब भी कहीं कट लगता है तो वहाँ पे खून का थक्का डार्क रेडिश ब्राउन का बन जाता है। थोड़े टाइम पीरियड के बाद
आफ्टर एन इंजरी, ठीक है। इसी को क्लॉट कहते हैं और कोगुलम कहते हैं। बनता कैसे? इट इज फॉर्म्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन। फिब्रिन से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? फिब्रिन से बनता है। क्लॉट और कोगुलम जो है किससे बनता है? दैट इज फॉर्म्ड बाय अ फिब्रिन, ठीक है। इन विच जो भी डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रैप्ड हो जाते हैं। ये फिब्रिन जो है कैसे बनता है? फिब्रिन जो है नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ दिस लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके जाली जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ट्रैप्ड हो जाते हैं ताकि और खून जो है ना बहे। इसी को क्लॉट और कोगुलम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो फिब्रिन है दैट इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। ये फिब्रिन कैसे बना? फिब्रिनोजन की वजह से बना। फिब्रिनोजन कैसे बना? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट था, थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन है ये भी किसी से बना होगा, तो ये थ्रोम्बिन कैसे बना? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन से बना, ठीक है। ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं ये पहले से ही इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टिव तब होते हैं जब कोई इंजरी वगैरह होती है, जब कोई ज़रूरत होती है। एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं, इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो है इट इज़ फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसे हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं दैट दे आर इंक्लूड इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। जब कभी भी इंजरी या ट्रॉमा होता है, व्हेन एवर देयर इज अ इंजरी या कोई भी ट्रॉमा होता है तो वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट कर देता है। प्लेटलेट को क्या कहेगा? स्टिमुलेट हो जाओ, ठीक है। देखो स्टिमुलेट्स हो गई प्लेटलेट, उसके बाद वो कहेगा रिलीज करो सर्टेन फैक्टर्स, वहां से सर्टेन फैक्टर्स जो है रिलीज होंगे, सर्टेन फैक्टर्स जो है रिलीज होंगे, ठीक है। सर्टेन फैक्टर्स जो है वो रिलीज होंगे। जब वो सर्टेन फैक्टर्स जो है रिलीज हो जाएंगे उसके बाद ये एक थ्रोम्बोकाइनेज करके एंजाइम जो है जो कि कैस्केड रिएक्शन शो करेगा। कैस्केड मतलब एक के बाद एक रिएक्शन। थ्रोम्बोकाइनेज जो है प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? थ्रोम्बिन में। और इसमें हमारे लिए कैल्शियम भी हेल्प करेगा जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 4 होता है। देखो कैल्शियम आयन ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, ठीक है। ये जो थ्रोम्बिन जब बन जाएगा ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट कर देगा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में। फिब्रिनोजेन जो होता है इट इज़ अ सॉल्युबल और ये जो फिब्रिन बना ये बना इनसॉल्युबल, जो कि कैसा होगा? इट इज़ अ थ्रेड लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर, जाल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्ड और डैमेज एलिमेंट्स जो हैं ट्रैप्ड हो रखे होंगे और ये खून का थक्का जो है बन जाता है। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन और क्लॉटिंग। लेट अस टॉक अबाउट lymph और tissue fluid. What is a lymph or a tissue fluid? Whenever the blood passes through the capillaries in the tissue, artery, capillary, vein, these are the tissues. ठीक है, तो जब भी ब्लड पासिस होता है टिश्यू में, सम वाटर अलॉन्ग विद सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू। तो यहाँ पर इसी के थ्रू होता है, यहाँ पर कुछ है जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो है रह जाता है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं क्योंकि ये एक स्पेस है, ठीक है। दिस इज अ स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज मूव आउट इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। लार्ज प्रोटीन और जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट,
ये जो भी फ्लूइड रिलीज आउट हुआ इसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। यही टिश्यू फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। जब ऐसे पास होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रह जाता है। इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या नहीं है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है नहीं है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है, लार्ज प्रोटीन नहीं है, बड़े बड़े जो प्रोटीन है वो भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्या है, सम WBC, कुछ WBC है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करूं, नेक्स्ट यहाँ का ये जो टिश्यू फ्लूइड का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा प्लाज्मा का होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स अवे कैरी आउट थ्रू दिस फ्लूइड। यहीं से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसी के थ्रू होता है। इसके अलावा एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स देखने को मिलेगी, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, यहाँ से एक लिम्फेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो फ्लूइड है ये सारा का सारा वापस वेन में चला जाएगा। तो ये जो लेके जा रहा है दैट इज अ लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल लेके जा रही है। ठीक है, जो कि किसके अंदर आती है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। कहाँ लेके जा रही है, पल्मोनरी वेन के अंदर। तो ये टिश्यू फ्लूइड जो है दोबारा से वेन के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब ये जो लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल के अंदर है उसी को हम लिम्फ कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लिम्फ। ठीक है, तो एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल देखने को मिलती है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो कि फ्लूइड को इकट्ठा करेगी और सारे के सारे फ्लूइड को वापस से मेजर वेन्स में डाल देगी। ठीक है, नेक्स्ट जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में उसी को लिम्फ कहते हैं। तो ये लिम्फ वेसल जा रही थी। अब एक बात करो, ये जो लिम्फ होता है इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड क्योंकि इट इज कंटेन अ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। इसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, एज वेल एज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एज वेल एज। इसके अलावा फैट भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू दीज लिम्फ। लिम्फ के थ्रू हम फैट को भी एब्जॉर्ब करते हैं जो कि आपने देखा होगा लैक्टिकल्स में। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट दे आर प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल विलाई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में आपने यहाँ पे देखा होगा ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर था जहाँ पे लैक्टिकल्स प्रेजेंट थे और ये फैट एब्जॉर्प्शन कर रहे थे। तो वो कौन करता है, लिम्फ ही तो करता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ लिम्फ। आई होप क्लियर होगा। इस लिम्फेटिक सिस्टम, अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड्स, ये सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन स्पेसेस में ब्लड जल जाता है, लार्ज वेसल से लेके आएंगे और ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी साइनस में डाल देंगे, एनालिट्स और कॉर्डेटा में। वेयर एज अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तो जितना भी ब्लड है दैट इज ऑल पासिस थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजियस फ्लो ऑफ अ ब्लूड। ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है जहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लूड इस तरीके का आपको देखने को मिलता है एंड दैट विल बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। ठीक है, दो तरीके के क्लियर हो गए, ओपन और क्लोज। ओपन का एग्जांपल आ गया एनालिट्स सॉरी ओपन का एग्जांपल आ गया ऑर्थोपोडा आपका। ठीक है, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी का एग्जांपल आ गया आपका एनालिट्स और कॉर्डेटा। ठीक है, एनालिट्स और कॉर्डेटा में आपको क्लोज सर्कुलेटरी देखने को मिलता है। ऑल वर्टिब्रेट के पास सबके पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर फिशेस की बात करें तो इनके पास एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के पास छोड़ के, उनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है जिसके अंदर 2 आर्ट्रिया 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अब फिशेस की बात करते हैं। फिशेस जो होते हैं उनका जो हार्ट होता है दैट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दिस इज अ हार्ट, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा, दैट इज गिल्स के पास। गिल्स के पास आने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेशन यही होगी। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड टिश्यू के पास, टिश्यू वगैरह के पास।
और यहाँ से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, हार्ट के पास। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन, जो कि आपको फिशेज में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फ्रॉग की। तो फ्रॉग में आपने 2 एडिशनल चैम्बर्स पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग में आपको बता दिए 2 आर्टरिया है, 1 वेंट्रिकल है, उसके अलावा 2 एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। दैट इज साइनस वेनोसस और दूसरा होता है कोनस ट्रायोसस। ठीक है, होता क्या है, दिस इज अ हार्ट, सपोज करो ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर आपका साइनस वेनोसस होता है, यहाँ से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, ये है वेंट्रिकल। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया साइनस वेनेसस के थ्रू राइट एट्रियम में, और ये यहाँ से चला जाता है विद द हेल्प ऑफ कोनस ट्राइकोसस से। ठीक है, कहाँ पर, गिल्स वगैरह के बाद, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर से वो एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ आके दोनों ब्लड वेंट्रिकल में जो है मिक्सड अप हो जाते हैं। इसी तरीके से लिखा हुआ है, अगर बिल्कुल ध्यान से देखो, एम्फीबियंस और लेफ्टाइल में लेफ्ट आर्टरियम जो है दैट इज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स और लंग्स और स्किन से। देखो मैंने कहा ना, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा गिल्स ऑक्सीजनेटेड वगैरह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सारा और राइट एट्रियम के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन लेकर आता है, दैट इज साइनस वेनोसस। उसके बाद आपका ये ट्राइकस, यहाँ पे ट्राइकस कोनस ट्राइकसस होगा जो कि ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाएगा, और वेंट्रिकल्स में जो है सारा ब्लड जो है आके मिक्सअप हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन जो है अभी आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक हार्ट है, उसके अलावा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड कौन सा, ब्लड। सबसे पहले हार्ट की बात करते हैं क्योंकि ब्लड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। हार्ट जो है इट इज़ अ मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड ऑर्गन है, इट इज सिचुएटेड इन अ थोरासिक कैविटी, 2 लंग्स के बीच में है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, दिस इज अ लंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर आपको पता हो तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लंग A, B, C, ये 2 हिस्से में डिवाइड होता है, A और B, और यहाँ पर जो है आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। ये जो है हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए कहते हैं दैट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, इसीलिए कहते हैं कि वो लेफ्ट की तरफ है। हार्ट जो है दैट इज सिचुएटेड एट लेफ्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट हैज़ अ साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, मुट्ठी बंद मुट्ठी जितना इसका साइज होता है, प्रोटेक्टेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से प्रोटेक्ट होता है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है, हार्ट की 2 कवरिंग होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। दिस इज अ आउटर और दिस इज अ इनर। इनर वाली को विसरा कहते हैं, आउटर वाली को पेराइटल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स जो हैं वो छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये स्मॉल होंगे, ये बड़े होंगे, लार्ज होंगे, और इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल ज़्यादा अच्छी होती है। स्मॉल अपर चैम्बर्स को आर्ट्रिया कहते हैं, नीचे के 2 लार्जर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम में देखें
ठीक है। नेक्स्ट इस डायग्राम में देखें तो ये जो आर्टरिया को सेपरेट करता है इसे इंटर आर्टरियल सेप्टम कहते हैं, इंटर आर्टरियल सेप्टम कहते हैं, जो कि होता है थिन और मस्कुलर। वेयर एज जो नीचे वाली को सेपरेट करता है उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि कैसी होती है, थिक होती है और मस्कुलर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर भी तो एक लाइन है, ये वाली, ये लाइन क्या होती है, आर्टरी और वेंट्रिकल को अलग कर रही है, तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि कैसी होती है, थिक होती है और फाइब्रस होती है। बस यही सब इस पैराग्राफ में लिखा है। फटाफट से पैराग्राफ देखो। इंटर आर्टरियल सेप्ट्रेम जो करती है राइट और लेफ्ट आर्टरिया को करती है। जो थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को अलग करती है। उसके अलावा आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों भी आपस में सेपरेट हो रखे होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसे हम कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैम्बर्स की ओपनिंग होती है, यहाँ पर ओपनिंग भी होती है। आप उस ओपनिंग को याद कर लो बिल्कुल, यहाँ 3 की ओपनिंग है, यहाँ 2 की ओपनिंग है। इस 3 की ओपनिंग को ट्राइकस्पिड कहते हैं, 2 की ओपनिंग को बाइकस्पिड कहते हैं। मैंने आपको लिखा दिया कहाँ पे कौन सी होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर एनसीईआरटी में जाओ द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, कस्प होते हैं, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड जो होती है वो ओपनिंग करती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की, उसी बाइकस्पिड वाले को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ हार्ट स्ट्रक्चर जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ध्यान से देखो, दिस इज अ वेना कावा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो ये पल्मोनरी वेन्स दे रखी है, वेन्स, 2 वेन इधर है, 2 इधर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी, ये अयोटा है, ये आपकी कॉडी टेंडनी है, यहाँ पर पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कॉडी टेंडनी, ठीक है। पैपिलरी मसल्स भी देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द ओपनिंग ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये राइट की भी ओपनिंग होती है, लेफ्ट वाले की भी ओपनिंग होती है, ठीक है। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो, इस राइट की भी ओपनिंग कहीं पे है और इस लेफ्ट की भी ओपनिंग है। लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग जो है दैट इज होती है अयोटा में, और अगर राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग की हम बात करें तो ये होती है पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहां पर भी 2 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेमीलूनर वाल्व। बस हो गया, आपको बस इतना बताना है कहाँ पे कौन सी ओपनिंग है और किसका स्ट्रक्चर कैसे खुल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए एनसीईआरटी में देखो, यही लिखा हुआ है, एक की ओपनिंग अयोटा में हो रही है, एक की ओपनिंग अयोटा में हो रही है, एक की आर्टरी में, दोनों के पास सेमीलूनर वाल्व है। वाल्व का काम क्या होता है कि जो ब्लड ऑफ फ्लो नीचे की तरफ एक डायरेक्शन में जा चुका है वो दोबारा वापस ना जाए, बैक फ्लो ना करे, ठीक है। दैट इज फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरिया। वाल्व का काम होता है बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना। वाल्व का काम क्या होता है, ये जो फ्लो एक बार नीचे हो चुका है दोबारा से वापस ऊपर बैक फ्लो ना हो। चलिए फिर आगे देखते हैं कि पूरा का पूरा जो हार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, सारा का सारा हार्ट कार्डियक मसल का बना है। अगर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स की बात करें तो वो ज़्यादा थिक है एज कंपेयर टू आर्टरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, जो कि पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट द राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। दिस इज योर हार्ट स्ट्रक्चर, स्मॉल ऊपर वाले छोटे चैम्बर्स हैं, नीचे वाले बड़े चैम्बर्स हैं। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक कॉर्नर पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे SAN कहते हैं, साइनो आर्टरियल नोड। उसके अलावा यहाँ पर एक नीचे है जिसे हम कहते हैं AV नोड।
उसके अलावा यहाँ प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, और यहाँ से जब ये फाइबर्स निकल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं परकिंजे फाइबर। बस ठीक है, ऐसे ही कंडक्शन होती है। पहले ऐसे नोड में जाएगी, सारे आर्टरिया एक्टिवेट हो गए, फिर एवी नोड में जाएगी, एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस में जाएगी, इसके बाद परकिंजे फाइबर में जाएगी, और जो भी हमने जो भी भेजा है वो सारा कहाँ पहुंच जाएगा, फिर वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। सो दिस इज अबाउट द कंडक्शन ऑफ हार्ट। यही है इतना कंडक्शन ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से। सो अब आपने देखा कि एक पैच ऑफ द टिश्यू है जो कि प्रेजेंट है राइट कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर, ऊपर वाले कॉर्नर पे, जिसे साइनो आर्टरियल नोड कहते हैं। उसी तरीके से एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे भी आपको देखने को मिलेगा जिसे एवी नोड कहते हैं। दैट इज अ लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू अ आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। ये जो लाइन सेपरेट दोनों को कर रही है कौन सी है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ही तो है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट जो कर रही है। नेक्स्ट, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यू जो होंगे एवी नोड से पास थ्रू करेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, टॉप से लेके बिल्कुल इमीडिएटली नीचे तक, राइट एंड लेफ्ट बंडल तक। ये जो ब्रांचेस हैं दैट इज गिव राइज टू द मिनट फाइबर्स थ्रू अ वेंट्रिकुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम परकिंजे फाइबर कहते हैं, ठीक है। इन्हीं ब्रांचेस से, ये जो मैंने गोल गोल ब्रांचेस बनाई है, इन्हीं से एक नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसे हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। दीज फाइबर अलॉन्ग विद द राइट और लेफ्ट बंडल, ये जो फाइबर्स हमने बनाई हैं लेफ्ट और राइट बंडल के साथ, इसी को हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। नोडल मैस्कुलेचर के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। मतलब बाहर से आपने स्टिमुलस दिया है या नहीं दिया है, स्टिमुलस मतलब जब कभी भी स्टिमुलस दिया जाता है तो डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है। तो जब भी स्टिमुलस दिया जाता है तो हार्ट का जो नोडल मैस्कुलेचर है, ये जो नोड्स प्रेजेंट हैं, ये इतने एबिलिटी है, इनके पास इतनी क्षमता है कि अपना खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके बिना किसी स्टिमुलेट के। इसीलिए इट इज़ नोन एज ऑटो एक्साइटेबल। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट, एक मिनट में कितने जनरेट हो सकते हैं। द ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो कि है 70 से 75 पर मिनट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इनिशिएट और मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। इनिशिएट होते हैं और हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। देयरफॉर इसी वजह से इन्हें पेस मेकर कहते हैं। ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है, एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है। इसी वजह से आर हार्ट नॉर्मली बीट अबाउट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, और एवरेज लगा लो तो 72 बीट पर मिनट, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे जो नोड है वो भी 70 से 75 बार अपना खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है और हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी को मेंटेन रख सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है कि ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे हो रहा है। तो कार्डियक साइकिल जो है इट विल टेक ओनली 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड की बात है बस, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट, ठीक है, सारा देखो एक बार में, देखो पूरा सा अच्छा। पहले है जॉइंट डायस्टोल, दैट इज अ जॉइंट डायस्टोल, जो कि होता है 0.4 सेकेंड के लिए। उसके बाद होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, जो कि होता है 0.1 सेकेंड के लिए। और फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि होता है 0.3 सेकेंड के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जब चारों के चारों 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट दे आर प्रेजेंट इन अ रिलैक्स स्टेट, सारे के सारे रिलैक्स स्टेट में है, तो हम कह देते हैं कि जॉइंट डायस्टोल, सारे के सारे जॉइंट डायस्टोल में। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन।
एज द ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है ओपन होते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट सो दैट यू गेट द क्लैरिटी। सो दिस इज अ हार्ट डायग्राम। ऊपर वाले चैम्बर राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी में, इसकी ओपनिंग होती है आयोटा में, इतना याद रखो। इसके बाद यहाँ है 3 वाल्व जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड, यहाँ है 2 वाल्व जिसे कहते हैं बाइकस्पिड, और यहाँ जो वाल्व है उसका नाम एक ही है, दैट इज अ सेमीलूनर वाल्व। तो जब सारे के सारे आराम से रेस्ट स्टेट पे हैं, उस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये जो दोनों वाल्व है ना, ये जो दोनों वाल्व है, ये दोनों के दोनों ओपन हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों के दोनों वाल्व जो यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों के दोनों ओपन हो जाएंगे, ठीक है। एंड द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से फ्लो करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ब्लड जाने लगेगा यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है खुल गए। नेक्स्ट द सेमीलूनर वाल्व इस टाइम पे क्लोज है। इसके बाद SAN एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कौन? SAN, साइनो आर्ट्रियल नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से दोनों आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाएंगे। तो जब कोई भी चीज़ ऐसे सिकुड़ जाती है तो ब्लड का फ्लो, तो अगर उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट होगा तो वो नीचे जाने लगेगा, ठीक है, जिसे आर्ट्रियल सिस्टोल कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और वेंट्रिकल्स में कितना बढ़ जाएगा? 30%, मतलब 70% पहले जा चुका था, 30% और बढ़ गया। नेक्स्ट, ये एक्शन पोटेंशियल जो है इट इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AV नोड। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है वो AV नोड के पास जाएगा और फिर ये बंडल ऑफ हिस यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट, वो बंडल AV बंडल पे जाएगा, जहाँ पे बंडल ऑफ हिस से ट्रांसमिट होगा पूरे एंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर में, जिसकी वजह से अब की बार वेंट्रिकुलर मसल्स जो है कंट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो है बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर में गया तो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उस टाइम पे आर्टरिया कहेगा भाई अब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो आर्टरिया का जो काम चला वो कितनी देर चला? 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब इंक्रीज होगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज होगा मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या होने लगेगी? कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी। तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ जाएगा और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, जो ऊपर वाले वाल्व थे, यहाँ वाले जो वाल्व हैं ये अब बंद हो जाएंगे, ठीक है, ताकि जो भी ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल्स में वो दोबारा से बैक फ्लो ना करे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से सेमीलूनर वाल्व जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे? पल्मोनरी आर्टरी को और आयोटा को गार्ड कर रहे थे, अब वो खुल जाएंगे, नीचे वाले वाल्व खुल गए। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाने लगेगा? नीचे जाने लगेगा। कहाँ पर? आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में, ठीक है, टू फ्लो थ्रू दीज वसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा और वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो फॉल होगा, और जिसकी वजह से सेमीलूनर वाल्व जो है दोबारा से क्लोज हो जाएंगे, ताकि दोबारा से जो बैक फ्लो है ब्लड का ना हो, ठीक है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, जैसे जैसे वेंट्रिकुलर का प्रेशर जो है नीचे गिरता जा रहा है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है दोबारा से ओपन होते जाएंगे, क्योंकि अगर वेंट्रिकुलर का प्रेशर जो है नीचे गिर रहा है तो आर्टरिया का प्रेशर जो है दोबारा से बढ़ने लगेगा। नाउ द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल्स। इस तरीके से वेंट्रिकल और आर्टरिया जो है दोबारा से सारे के सारे जॉइंट डायस्टेल की कंडीशन में आ जाएंगे।
इसके बाद ऐसे नोड जो है दोबारा से नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और ये ऊपर का प्रोसेस जितना भी हुआ है दोबारा से फिर से कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट, ये जो भी सिक्वेंशियल इवेंट अकर हुए हैं हार्ट के अंदर, जो कि साइकिल है, रिपीटेड है, उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, जिसके अंदर सिस्टोल आता है, डायस्टोल आता है। जब मतलब कार्डियक साइकिल क्या है, कब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, कब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कब आर्टरिया रिलैक्स हुए, कब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए, उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इस द हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट। इसका मतलब दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। ठीक है, फ्रॉम दिस इट कैन बी डिड्यूज टू द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। यहाँ से पता चला कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकंड। मैंने आपको बता दी जॉइंट डायस्टोल जिसमें से 0.4 होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल 1 होता है 0.1 और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 होता है। ड्यूरिंग दिस कार्डियक साइकिल हर एक वेंट्रिकल जो है वो 70 ml ऑफ ब्लड जो है पंप करता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ईच वेंट्रिकल पंप हाउ मच ब्लड, दैट इज 70 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हार्ट रेट से तो हमें पता चल जाता है कार्डियक आउटपुट कितना है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, दैट इज 70 ml। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, जब आप 70 ml को मल्टीप्लाई कर दो जितनी हार्ट बीट है उनसे, तो आपका कार्डियक आउटपुट निकल आता है, जो कि निकल के आता है 5000 ml या कहो 5 लीटर। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ वॉल्यूम पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, जो कि निकल के आया 5000 ml और 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल। बॉडी जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकती है, उसी तरीके से हार्ट रेट को ऑल्टर कर सकती है। जब दोनों ऑल्टर हो जाएंगे तो कार्डियक आउटपुट भी ऑल्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कार्डियक आउटपुट जो है एथलीट वगैरह होते हैं, जो दौड़ते वगैरह हैं, स्पोर्टमैन वगैरह होते हैं, उनका जो है कार्डियक आउटपुट ज़्यादा निकल के आता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूसेस। 2 प्रोमिनेंट साउंड जो है हमें सुनने को मिलेंगे अपने स्टेथोस्कोप से। पहली साउंड होती है लब, दूसरी साउंड होती है डब। पहली साउंड कब आएगी, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब मतलब आर्टरिया डायस्टोल हो जाएगा, जब दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होंगे तब आएगी लब। और साउंड डब कब आएगी, जब आए सेमी लूनर वाल्व जो है बंद होंगे। जब सेमी लूनर वाल्व बंद होंगे तब आएगी डब। ठीक है, दीज साउंड आर क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो हमारा दिल जो है वो धक धक नहीं लब डब करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की अगर हम बात करें तो पेशेंट इज हुक्ड अप विद अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शो अ वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक द साउंड ऑफ पिप पिप पीप। आपने सुना होगा, एज द पेशेंट गोज इनटू अ कार्डियक अरेस्ट। दीज टाइप ऑफ मशीन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो उससे मिलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ अ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है उसी को हम ईसीजी कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जो मशीन देती है उसे कार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन अ ईसीजी, जब हम एक ईसीजी चाहते हैं तो मशीन को, अ पेशेंट इज कनेक्टेड विद अ मशीन, पेशेंट को मशीन के साथ कनेक्ट कर दो जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगी। एक इलेक्ट्रिकल लीड को जो है दोनों रिस्ट पे लगा दो और एक को लेफ्ट एंकल पे लगा दो। ठीक है, और बराबर से हार्ट को मॉनिटर करो। ठीक है, for each peak in the ECG is identified with the letter of P to T and that correspond to a specific electrical activity of the heart। अगर P वेव आई है तो हम कहेंगे डीपोलराइजेशन हुआ है आर्टरिया का, मतलब दोनों के दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। QRS से हमें पता चलता है वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हुआ है, मतलब वेंट्रिकुलर के अंदर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकुलर्स का, ये स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। टी वेव जो है वो ये बताता है कब वेंट्रिकल्स जो है अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ गए हैं। और जो एंड ऑफ टी वेव है वो मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ टी वेव जो है किसका मार्क करता है, दैट इज द एंड ऑफ सिस्टोल को मार्क करता है। ठीक है, वेयर एज
क्यू के शुरू हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRX कॉम्प्लेक्स, इसमें से इस डायग्राम में से, ये जो डायग्राम प्रेजेंट है इसमें से कितने QRX के कॉम्प्लेक्स हैं, इसको अगर आप काउंट करोगे गिवन टाइम पीरियड में तो हम बता पाएंगे कि हार्ट बीट रेट क्या है ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ECG ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव द रफली सेम, चाहे अलग अलग इंडिविजुअल का ECG लो एक ही तरीके का आएगा, सेम शेप का आएगा और एक गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई भी चेंज आता है शेप में इसका मतलब कोई भी एबनॉर्मली या कोई भी डिजीज जो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। लेट अस टॉक अबाउट डबल सर्कुलेशन। इट इज़ वेरी सिंपल, अब तक तो कोई याद हो गया होगा। दिस इज अ हार्ट डायग्राम, राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग होती है अयोटा में। अयोटा से जो है ब्लड जाता है टिश्यूज़ वगैरह में और बॉडी में। यहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, सॉरी राइट एट्रिया में। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ लेके जाएगी? ये लेके जाएगी लंग्स में। लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होता है और जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ऊपर वाले को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्योंकि लंग आ रहा है। नीचे वाले को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये यहाँ पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू से कौन ब्लड लेके जाएगा? दैट इज टेकन बाय वेना कावा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास गया, यहाँ से पल्मोनरी वेन लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर आपके 3 वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ 2 वाल्व प्रेजेंट है, बस हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट, यही लिखा हुआ है, इसी को पढ़ना है। द ब्लड इज पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया वो कहाँ से आया है? दैट इज एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, वो आया अयोटा में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज पंप टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड इट इज पासिस टू द लंग्स। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, ये जाएगा लंग्स के पास, वेयर एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड आउट बाय अ पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट आर्टरी। और फिर से लेफ्ट आर्ट्रियम के पास कौन सा ब्लड आएगा? दैट इज अ पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। ये जो पाथवे है इसी को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इस पाथवे को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द आयोटा। अब ऑक्सीजनेटिक ब्लड जो है आयोटा में जो आ रहा है, ठीक है, वो आर्टरीज वगैरह, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज लेके जाएंगी कहाँ? टिश्यू के पास। टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, कौन निकालेगा? वेना कावा। दैट इज कलेक्टेड बाय वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा। वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? दैट इज गोज टू द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन क्या कही जाएगी? दैट इट इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड अ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस that is required to the tissues and take CO2 and other harmful substance away from the elimination। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम है जो भी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो भी कोई एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए उसे टिश्यू के पास लेके आना, और टिश्यू से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई भी अदर हार्मफुल सब्सटेंस है वो सब लेके जाना। उसके अलावा एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में और लीवर के बीच में, जिसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में देखने को मिलता है, जिसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड लेके आती है कहाँ से? इंटेस्टाइन से लीवर तक, बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले डिलीवर होने से इंटेस्टाइन से ब्लड कौन लेके आती है? हिपैटिक पोर्टल वेन। और कहाँ लेके जाती है? लीवर तक लेके जाती है। इसके अलावा एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल देखने को मिलेगा जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि
एक्सक्लूसिवली सर्कुलेशन करता है ऑफ ब्लड का टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। मतलब 10% ऐसा ब्लड होता है, 10% जो है ऐसा ब्लड होता है जो हार्ट खुद ही पंप करता है बाय हार्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो कौन लेके जाता है? इट वाज डन बाय कोरोनरी आर्टरी टू कोरोनरी वेन, ठीक है। सो दिस इज अ डबल सर्कुलेशन। लेट्स सी द एनसीईआरटी डायग्राम। बिल्कुल वही डायग्राम बना है, ये बना दिया लंग, दिस इज अ पल्मोनरी वेन, दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी। ऊपर का सर्कुलेशन हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट देखो, ये हो गया वेना कावा, ये हो गया अयोटा, ये हो गया बॉडी पार्ट्स। यहाँ आ गए आर्टरीज, आर्टियोल्स वगैरह, यहाँ आ गए वेन्यूल्स, वेना कावा वगैरह। ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इस तरफ होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस तरफ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। लेट अस टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। तो नॉर्मली एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट्स आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली या ऑटो रेगुलेटेड बाय अ स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड नोडल टिश्यू। इसीलिए हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं, क्योंकि हार्ट जो होता है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है, उसके पास खुद के पास स्पेशलाइज्ड मसल प्रेजेंट होती है जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा रीजन में, जो कि कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है थ्रू अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक न्यूरल कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करने का काम किसका है? मेडुला ऑब्लंगाटा का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज अ नेक्स्ट न्यूरल सिग्नल जो है दैट इज थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाते हैं और वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होगी, हेयर बाय कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल की, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक का काम है हार्ट रेट को इंक्रीज करना, पैरासिम्पैथेटिक का काम होगा हार्ट रेट को डिक्रीज करना, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करना और हेयर बाय कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करना। उसके अलावा एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एपिनेफ्रिन वगैरह, जो कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। नॉर्मल होता है 120 से 140, अगर 120 से 80, 140 90 पहुंच गया तो मतलब हाई ब्लड प्रेशर होगा, जिसमें से 120 क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 mmG क्या होता है? इट इज़ अ डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और अगर ये 140/90 पहुंच गया, मतलब होना तो चाहिए 120/80, अगर ये 140/90 पहुंच गया मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया। नेक्स्ट इट शोज द हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर जो अगर बढ़ जाता है तो हार्ट डिजीज भी हो सकती है, और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन और किडनी उसको भी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, कैड की, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? कैड को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अफेक्ट द वेसल्स, ये उस वेसल्स को अफेक्ट करती है जो कि ब्लड सप्लाई का काम करती है हार्ट मसल को, ठीक है। हार्ट मसल को जो भी ब्लड सप्लाई करती है ऐसी वेसल्स को अफेक्ट करती है। कौन सी कंडीशन में? कैड कंडीशन में, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में। इसमें क्या होता है? वेसल के अंदर डेपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का, जिसकी वजह से आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो और नैरोअर होता जाता है और छोटा होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइना की। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। इसके अलावा एक एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, वो कब होता है? जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हार्ट मसल के पास। हार्ट मसल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती। एंजाइना जो है मैन और वुमेन में किसी भी एज पे हो सकता है, बट ज़्यादा कॉमन कब होता है? मिडल एज और एल्डरली पीपल में, ठीक है। नेक्स्ट
अगर ऐसी कंडीशन आती है, इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, तो हमारा ब्लड फ्लो भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर, हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना ब्लड को। हार्ट फेलियर वही होता है, हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। तो हार्ट फेलियर इज अ स्टेट व्हेन हार्ट इज नॉट एबल टू पंपिंग अ ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड जो है पंप नहीं कर पा रहा, उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। इसी को, हार्ट फेलियर को कंजेक्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, बिकॉज कंजेक्शन ऑफ लंग्स हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? दैट इज नोन एज कंजेक्शन ऑफ लंग्स हो जाता है। कंजेक्शन ऑफ लंग्स का मतलब क्या होता है? दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। कंजेक्शन ऑफ लंग्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड भर जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड लंग्स। लंग्स के चारों तरफ फ्लूइड भर जाता है तो लंग्स जो है कंजक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे कंजेक्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। उसके अलावा हार्ट फेलियर जो है वो कार्डियक अरेस्ट एक जैसा नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट आपका बीट करना स्टॉप कर दे, बीटिंग हो रही है, बीट हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, ये स्टॉप हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की कोई मसल डैमेज हो जाए और उसके अंदर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई ना हो पाए, तो वो होता है हार्ट अटैक। आई होप ये तीनों टर्म्स क्लियर होंगे। हार्ट फेलियर, हार्ट अपना काम ना कर पाए, ब्लड पंप ना कर पाए, जितना ब्लड की रिक्वायरमेंट है उतना ना कर पाए। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट बीट स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट, हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक क्या होता है? दैट इज हार्ट मसल डैमेज होना। हार्ट मसल डैमेज होना क्यों? क्योंकि उसके पास उतना एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाया तो हार्ट मसल डैमेज हो गई, वो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट फेलियर, ब्लड ही पंप नहीं हो पाया। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बीट स्टॉप हो गई। So this is all about the body fluids and circulation. I hope you like the lecture. So thank you so much everyone. See you in the next lecture and पढ़ते रहिए. All the best for your exam.